नमस्कार दोस्तों, लर्न विथ आरजे में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के महा मैराथन को, जिसमें एक ही वीडियो में हम 80 से ज़्यादा एमसीक्यूज को देखेंगे। ये सारे एमसीक्यूज परीक्षा के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि व्यावसायिक संगठन के 3 वीडियोज ऑलरेडी मेरे चैनल पे हैं। उन्हें मैंने एक कोर्स बनाकर अपने चैनल पे डाल दिया है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। उसमें पिछले साल के पेपर्स को भी हल किया गया है और भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को 2 वीडियोज में बताए गए हैं। तो आप उन्हें भी देख लीजिए, अपने दोस्तों को भी प्रेरित कीजिए कि वो देखें और लाभ उठाएं। इसके अलावा बिजनेस स्टैटिक्स, कम्युनिकेशन, बेसिक अकाउंटिंग और पंडित दीनदयाल उपाध्याय विचार एवं दर्शन, इन सभी के लिए भी कोर्स बने हुए हैं। वीडियोज मेरे चैनल पे पहले से है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उन सब वीडियो को भी देखकर उनका लाभ उठाएं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी व्यावसायिक क्रिया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बिजनेस एक्टिविटी? माल का क्रय विक्रय करना यानी बाइंग एंड सेलिंग गुड्स, मंदिर में पूजा करना वर्शिप इन टेम्पल, ग्राहकों के साथ धोखा करना चीटिंग विद द कस्टमर, या सरसों के तेल में मिलावट करना एडल्टरेशन इन द मस्टर्ड ऑयल। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि माल का क्रय विक्रय करना, इसे आप बिजनेस एक्टिविटी मान सकते हैं, व्यावसायिक क्रिया मान सकते हैं। बाकी पूजा करना व्यावसायिक क्रिया नहीं है, क्योंकि इसमें रुपयों का लेन देन नहीं होता है। और धोखा करना, मिलावट करना, ये तो गैरकानूनी गतिविधियां हैं, तो इसे भी बिजनेस एक्टिविटी में शामिल नहीं किया जाएगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्यवसाय में सफलता पाने के लिए आवश्यक है एन इसेंशियल फॉर सक्सेस इन बिजनेस? पूंजी, कैपिटल, कुशल व्यावसायिक संगठन, इफिशियंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यंत्र यानी मशीनरी, या ईमानदारी ऑनेस्टी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि एक व्यापार में सफलता प्राप्त करने के लिए कुशल व्यावसायिक संगठन का, इफिशियंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का होना जरूरी है। बाकी चीज़ें भी आवश्यक हैं, लेकिन सबसे आवश्यक कुशल व्यावसायिक संगठन का होना है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, व्यवसाय का मूलभूत उद्योग है द बेसिक मोटिव ऑफ बिजनेस। यहाँ उद्योग की जगह मूलभूत उद्देश्य होना चाहिए, ठीक है। तो अधिकतम लाभ कमाना, मैक्सिमम प्रॉफिट, या अधिकतम सेवा, मैक्सिमम सर्विसेज, प्रथम लाभ द्वितीय सेवा, फर्स्ट प्रॉफिट एंड सेकंड सर्विस, या प्रथम सेवा द्वितीय लाभ, फर्स्ट सर्विस सेकंड प्रॉफिट। तो देखिए, व्यवसाय का आधुनिक समय में उद्देश्य होता है कि सबसे पहले ग्राहकों की सेवा की जाए, उनको संतुष्ट किया जाए और उसके माध्यम से लाभ कमाया जाए। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उद्योग में सम्मिलित किया जाता है। इट इज इंक्लूडेड इन द इंडस्ट्री। वस्तुओं का निर्माण, मैन्युफैक्चर ऑफ द गुड्स, वस्तुओं का संग्रहण, कलेक्शन ऑफ गुड्स, वस्तुओं का उपभोग, कंजम्पशन ऑफ गुड्स, या वस्तुओं का क्रय विक्रय, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उद्योग के अंतर्गत वस्तुओं के निर्माण को किया जाता है, ठीक है। यदि वस्तुओं के क्रय विक्रय की बात करें तो ये ट्रेड के अंतर्गत किया जाता है, यानी व्यापार के अंतर्गत किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक व्यापक क्षेत्र है द वाइडेस्ट एरिया इज। व्यापार का, ट्रेड, व्यवसाय का, बिजनेस, उद्योग का, इंडस्ट्री, या वाणिज्य का, कॉमर्स। तो देखिए, इन सब में सबसे व्यापक शब्द जो है वो व्यवसाय है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। देखिए, सबसे व्यापक है व्यवसाय। व्यवसाय के अंतर्गत 2 चीज़ें शामिल होती हैं, एक तो उद्योग शामिल होता है और व्यवसाय के अंतर्गत ही आपका वाणिज्य शामिल होता है, ठीक है। उद्योग मतलब इंडस्ट्री, वाणिज्य मतलब कॉमर्स। उद्योग में सारी मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड एक्टिविटी आ जाती हैं। वाणिज्य में आपका पुनः 2 चीज़ शामिल होता है, एक तो ट्रेड शामिल होता है यानी व्यापार, और दूसरा होता है एक्जिलरी टू ट्रेड यानी व्यवसाय के सहायक, ठीक है। व्यवसाय के सहायक में आपका बैंकिंग, बीमा, परिवहन आ जाता है, और ट्रेड में वस्तुओं का क्रय विक्रय आ जाता है। तो सबसे व्यापक हुआ व्यवसाय, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, व्यापार का आशय है बिजनेस मीन्स। वस्तुओं का, ये यहाँ व्यापार दिया है तो ये बिजनेस नहीं होगा, ट्रेड होना चाहिए, ठीक है। व्यापार मतलब ट्रेड। ट्रेड मीन्स वस्तुओं का निर्माण यानी मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स,
बीमा एवं बैंकिंग सेवाएं यानी इंश्योरेंस एंड बैंकिंग सर्विसेज, वस्तुओं का क्रय विक्रय, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, या फिर संचार के साधन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ट्रेड का मतलब होता है वस्तुओं का क्रय विक्रय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? व्यापार उद्योग का अंग है। ट्रेड इज द पार्ट ऑफ इंडस्ट्री। वाणिज्य व्यापार का अंग है। कॉमर्स इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस। वाणिज्य व्यवसाय का अंग है। कॉमर्स इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस। या उद्योग वाणिज्य का अंग है। इंडस्ट्री इज द पार्ट ऑफ बिजनेस। तो देखो यहाँ पे व्यापार दिया है हिंदी में, तो ये यहाँ पे बिजनेस नहीं होगा, ट्रेड होगा। ठीक है, क्योंकि बी और सी ऑप्शन फिर तो सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि वाणिज्य व्यवसाय का अंग है। व्यवसाय में उद्योग और वाणिज्य दोनों आते हैं। अगला प्रश्न है, उद्योग में शामिल है। इंडस्ट्री इज इन्वॉल्व इन बैंकिंग सेवाएं यानी बैंकिंग सर्विसेज, बीमा सेवाएं, इंश्योरेंस बिजनेस, परिवहन सेवाएं, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, या वस्तुओं का उत्पादन, प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स। तो उद्योग के अंतर्गत प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स आएगा, वस्तुओं का उत्पादन आएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। बाकी ये तीनों सेवाएं जो हैं व्यापार की सहायक सेवाएं हैं और कॉमर्स के अंतर्गत इन्हें रखा जाता है, उद्योग में नहीं आता है ये। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा निर्माणी उद्योग नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री? इस्पात का निर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, आटा मिल, फ्लोर मिल, चीनी मिल, शुगर मिल, या फलों का उत्पादन, प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट। तो क्योंकि यहाँ निर्माणी उद्योग की बात हो रही है, तो इस्पात, आटा और चीनी का निर्माणी उद्योग में होता है, लेकिन फलों का उत्पादन जो है ये एक एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि फलों का उत्पादन एक निर्माणी उद्योग नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, व्यावसायिक संगठन है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज कला, आर्ट, विज्ञान, साइंस, बोथ, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। व्यावसायिक संगठन को एक कला भी माना जाता है और एक विज्ञान भी माना जाता है। इसके बाद गैर व्यावसायिक संगठन का मूलभूत उद्देश्य है। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन इज अधिकतम लाभ, मैक्सिमम प्रॉफिट, अधिकतम उत्पादन, मैक्सिमम आउटपुट, अधिकतम सेवा, मैक्सिमम सर्विस, या उपभोक्ताओं की संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर्स या कंज्यूमर्स। तो देखिए यहाँ पे क्योंकि ये गैर व्यावसायिक संगठन की बात किया है, नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि इनका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है बल्कि अधिकतम सेवा करना होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, व्यावसायिक संगठन प्रेरणा देता है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन गिव्स मोटिवेशन टू कर चोरी यानी टैक्स इवेजन, उत्पादों में मिलावट, एडल्ट्रेशन इन प्रोडक्ट, कुशलता, इफिशियंसी, या मूल्य वृद्धि, प्राइस इंक्रीज। तो देखिए व्यावसायिक संगठन कुशलता को बढ़ावा देता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, व्यावसायिक संस्था को संगठित करने के लिए क्या जरूरी है? इट इज रिक्वायर्ड टू ऑर्गेनाइज अ बिजनेस। धन, मनी, संपत्ति, प्रॉपर्टी, प्रबंध कुशलता यानी मैनेजमेंट इफिशियंसी, या ये सभी, ऑल ऑफ दीज। तो देखिए किसी भी व्यावसायिक संस्था को चलाने के लिए, संगठित करने के लिए धन की भी आवश्यकता पड़ती है, जमीन या भूमि की भी आवश्यकता पड़ती है, और कुशल प्रबंध की भी आवश्यकता पड़ती है। इसलिए यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि ये सभी। अगला प्रश्न है, नवीन व्यवसाय की स्थापना में उठाया जाने वाला तीसरा कदम क्या है? द थर्ड स्टेप टू बी टेकन इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू बिजनेस इज वस्तु का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ कमोडिटी, व्यवसाय का चुनाव यानी चॉइस ऑफ बिजनेस, पर्याप्त पूंजी यानी सफिशिएंट कैपिटल, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। वस्तु का विश्लेषण तीसरा कदम है, जबकि व्यवसाय का चुनाव दूसरा कदम होता है, और पूंजी व्यवस्था करना ये छठवां कदम होता है। पहला कदम होता है स्थापना का विचार मन में लाना, दूसरा होता है व्यवसाय का चुनाव कर लेना, तीसरा होता है वस्तु विश्लेषण करना कि हम क्या बनाएंगे, चौथा होता है प्रारंभिक अनुसंधान यानी जो बिजनेस हम करने वाले हैं वो फिजिबल है कि नहीं है। इसके बाद पांचवा होता है संगठन स्वरूप का चयन करना, यानी कौन से फॉर्म में हम बिजनेस को करेंगे, कंपनी बनाएंगे, सहकारी संस्था बनाएंगे कि साझेदारी बनाएंगे।
छठवां होता है पूंजी की व्यवस्था करना, सातवां होता है स्थान का चुनाव, आठवां आकार का चुनाव, नौवां संगठन संरचना। इस तरीके से कुल मिला के 15 या 16 चरण हैं जो अपनाने के बाद बिजनेस की स्थापना होती है। तो वस्तु का विश्लेषण तीसरे चरण में आता है। अगला प्रश्न है, एक कुशल संगठनकर्ता को कंपनी की स्थापना में एकत्रित करने पड़ते हैं। एन एफिशिएंट ऑर्गेनाइजर हैज टू कलेक्ट CT, CM, M&T या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, एक संगठनकर्ता को कंपनी की स्थापना के लिए 3M की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। ये 3M है, मैन, मनी और मटेरियल। ठीक है, इन 3M की सहायता से व्यावसायिक संगठन की स्थापना होती है। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक संस्था निर्धारित पाने का अधिकारी है, पारिश्रमिक की धनराशि उसे प्राप्त होती है। द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज इंटाइटल्ड टू रिसीव द प्रिस्क्राइब अमाउंट ऑफ रेम्यूनरेशन इट रिसीव्स, यानी ये किस रूप में मिलता है? कमीशन के रूप में, इन द फॉर्म ऑफ कमीशन, लाभ के रूप में, इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट। ए और बी दोनों, यानी बोथ ए एंड बी, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बोथ ए एंड बी, यानी व्यावसायिक संस्था को लाभ के रूप में भी रेम्यूनरेशन मिल सकता है और कमीशन के रूप में भी। अगला प्रश्न देखिए, संयुक्त पूंजी वाली कंपनी में अंशधारियों की अधिकतम संख्या हो सकती है। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी कैन हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स 10, 100, 200 या अंशों की संख्या तक, अप टू द नंबर ऑफ शेयर्स। तो देखो, किसी भी कंपनी में जितने शेयर होते हैं उस संख्या तक मेंबर्स हो सकते हैं। हर मेंबर के पास कम से कम एक शेयर होना जरूरी होता है। एक से ज़्यादा भी शेयर रख सकते हैं लोग किसी भी संख्या में, लेकिन एक शेयर भी है किसी के पास तो वो मेंबर बन सकता है। यानी प्रैक्टिकली देखा जाए तो जितने अंश हैं उतने मेंबर एक कंपनी में हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, साझेदारी में साझेदारों की न्यूनतम संख्या होती है। द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप इज 2, 5, 7 या 10। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। एक साझेदारी में कम से कम 2 पार्टनर होने जरूरी हैं। एक अकेला व्यक्ति कोई पार्टनरशिप नहीं खोल सकता, कम से कम 2 लोग होने जरूरी होते हैं। इसके बाद है, एकाकी व्यापारी का पंजीयन कराना है। सोल ट्रेड इज टू बी रजिस्टर्ड, अनिवार्य यानी कंपलसरी, ऐच्छिक, इलेक्टिव, प्रावधान नहीं यानी नो प्रोविजन, या आवश्यक, रिक्वायर्ड। तो देखो, एकाकी व्यापारी के रजिस्ट्रेशन का कोई प्रोविज़न नहीं बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। ठीक है, ना तो ये ऐच्छिक है ना अनिवार्य है, इसके बारे में कोई प्रोविज़न नहीं है कि कोई एकाकी व्यापारी को रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त हिंदू परिवार को व्यवसाय में सदस्यता प्राप्त होती है। मेंबरशिप ऑफ बिजनेस ऑफ अ ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज ऑब्टेन्ड वयस्क होने पर, अपॉन अटेनिंग एडल्टहुड, जन्म से, बाई बर्थ, मांग करने पर, ऑन डिमांड, या फिर सिफारिश करने पे, ऑन रिकमेंडेशन। तो देखो, संयुक्त हिंदू परिवार यानी ज्वाइंट हिंदू फैमिली में जो भी बिजनेस होता है उसमें मेंबरशिप जन्म से ही हो जाती है। यदि आपने उस परिवार में जन्म लिया तो HUF के आप मेंबर ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एकल स्वामी का दायित्व होता है सीमित, असीमित, व्यवसाय में नियोजित पूंजी तक, या इनमें से कोई नहीं। सोल प्रोप्राइटरशिप हैज लाइबिलिटी लिमिटेड, अनलिमिटेड, टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल इम्प्लाइड इन द बिजनेस, या नन ऑफ दीज। तो देखिए, एक एकल स्वामित्व का दायित्व असीमित होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, एकाकी व्यापार में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है। सोल प्रोप्राइटरशिप हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 1, 2, 7 या 10। तो एकाकी व्यवसाय एक अकेला व्यक्ति भी चला सकता है, इसमें मिनिमम एक व्यक्ति होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक संगठन का प्राचीनतम रूप है। द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज कंपनी, साझेदारी यानी पार्टनरशिप, एकल व्यापार यानी सोल बिजनेस, या सहकारी उपक्रम, कोऑपरेटिव अंडरटेकिंग। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। एकल व्यवसाय या एकल व्यापार व्यावसायिक संगठन का सबसे पुराना स्वरूप है। पहले लोग एकाकी रूप से व्यापार करते थे, बाद में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से ज्वाइंट कंपनीज और पार्टनरशिप वगैरह का बनना चालू हुआ था। अगला प्रश्न है,
भारत में व्यावसायिक संगठन के किस स्वरूप की अधिकतम संख्या है? द मैक्सिमम नंबर ऑफ फर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया आर। सहकारी उपक्रम यानी कोऑपरेटिव अंडरटेकिंग, कंपनी, साझेदारी यानी पार्टनरशिप, या एकल व्यापार। तो देखिए भारत में अभी भी एकल व्यापार सबसे ज़्यादा प्रचलित स्वरूप है व्यापार का। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक लोकप्रिय व्यावसायिक संगठन का प्रारूप है? द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया इज। तो अभी मैंने बताया कि सोल ट्रेडर यानी एकल व्यापारी इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सामान्य व्यवसाय के लिए फर्म में साझेदारों की अधिकतम संख्या क्या होती है? द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म फॉर जनरल बिजनेस इज 7, 10, 20 या 50। तो देखो, किसी सामान्य व्यवसाय के लिए फर्म में मेंबर्स की अधिकतम संख्या 50 होती है। ये कंपनीज एक्ट 2013 के नए प्रावधान के अनुसार, पुराने प्रावधान के अनुसार ये संख्या 20 होती थी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नए प्रावधान के हिसाब से एक साझेदारी फर्म में अधिकतम 50 मेंबर हो सकते हैं और मिनिमम 2 मेंबर हो सकते हैं। इसके बाद बैंकिंग व्यवसाय के लिए फर्म में साझेदारों की अधिकतम संख्या होती है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म फॉर बैंकिंग बिजनेस इज। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि बैंकिंग बिजनेस में साझेदारी में अधिकतम 10 मेंबर हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। इसके बाद है, साझेदारी संलेख होना चाहिए। पार्टनरशिप डीड मस्ट बी मौखिक, ओरल, लिखित, रिटेन, या स्टाम्प पेपर पे लिखित, रिटेन ऑन स्टाम्प पेपर, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि जो पार्टनरशिप डीड होती है यानी साझेदारी संलेख होता है वो स्टाम्प पेपर पे लिखित होना चाहिए। यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। साझेदारी की बात यदि करता है तो साझेदारी मौखिक भी हो सकती है, लिखित भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे साझेदारी संलेख की बात कर रहा है यानी पार्टनरशिप डीड की बात कर रहा है, तो ये हमेशा लिखित होता है और वो भी स्टाम्प पेपर पे लिखित होना चाहिए। ठीक है। अगला प्रश्न है, किसी साझेदारी का विघटन कब होना चाहिए? व्हेन शुड अ पार्टनरशिप बी डिजॉल्व्ड। तो यहाँ ऑप्शन दिया है, किसी साझेदार के दुर्व्यवहार पे, ऑन द मिसबिहेवियर ऑफ अ पार्टनर, किसी साझेदार के अस्वस्थ मस्तिष्क का हो जाने पर, व्हेन अ पार्टनर इज ऑफ अनसाउंड माइंड, व्यवसाय में घाटा होने पर, लॉस इन बिजनेस, या किसी साझेदार की अनुपस्थिति पर, अब्सेंस ऑफ अ पार्टनर। तो देखिए साझेदारी का विघटन तब होता है जब कोई साझेदार अस्वस्थ मस्तिष्क का हो जाता है, और वो भी जब एक के अलावा बाकी दूसरा साझेदार इस तरीके का हो जाए, या एक के अलावा बाकी सारे साझेदार जो है अस्वस्थ मस्तिष्क का हो जाए, तो साझेदारी का विघटन करना पड़ता है। अगला प्रश्न है, फर्म के ऋणों के संबंध में साझेदारों का दायित्व होता है। पार्टनर्स हैव लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ डेब्ट ऑफ द फर्म। असीमित, सीमित, व्यवसाय में विनियोजित पूंजी तक, या साझेदारी द्वारा दी गई गारंटी तक। तो साझेदारों का दायित्व यहाँ पे भी असीमित होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है, सीमित साझेदारी से आशय है। लिमिटेड पार्टनरशिप मीन्स साझेदारों की सीमित संख्या यानी लिमिटेड नंबर ऑफ पार्टनर्स, सभी साझेदारों का दायित्व सीमित होना, लाइबिलिटी ऑफ ऑल पार्टनर्स टू बी लिमिटेड, साझेदारों का सीमित क्षेत्र होना, लिमिटेड एरिया ऑफ पार्टनरशिप, या कुछ साझेदारों का दायित्व सीमित होना, लाइबिलिटी ऑफ सम पार्टनर्स टू बी लिमिटेड। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि कुछ साझेदारों का दायित्व सीमित होना इस तरीके का हो सकता है सीमित साझेदारी में। अगला प्रश्न है, साझेदारी का पंजीयन है। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज ऐच्छिक, इलेक्टिव, अनिवार्य यानी कंपलसरी, आयकर अधिनियम के अंतर्गत अनिवार्य, कंपलसरी अंडर इनकम टैक्स एक्ट, या अनुबंध अधिनियम के अंतर्गत अनिवार्य, कंपलसरी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो देखिए साझेदारी का पंजीयन जो है ऐच्छिक होता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। साझेदारी मौखिक भी हो सकती है और पंजीकृत भी हो सकती है, लिखित भी हो सकती है। इसके बाद है, किसी फर्म का अनिवार्य समापन हो जाता है। कंपलसरी वाइंडिंग अप ऑफ फर्म टेक प्लेस ऑन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि एक के अलावा सभी साझेदारों के दिवालिया हो जाने पर साझेदारी का विघटन हो जाता है। इन द इवेंट ऑफ द इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल द पार्टनर एक्सेप्ट वन। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, संयुक्त पूंजी वाली कंपनी का पंजीयन कराना है
रजिस्टरिंग अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज अनिवार्य, कंपलसरी, ऑप्शनल, ऐच्छिक। या सार्वजनिक कंपनियों के लिए अनिवार्य परंतु निजी कंपनियों के लिए ऐच्छिक। कंपलसरी फॉर पब्लिक कंपनीज बट ऑप्शनल फॉर प्राइवेट कंपनीज। या फिर अंशों द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी के लिए अनिवार्य परंतु गारंटी द्वारा सीमित दायित्व कंपनी के लिए ऐच्छिक। तो देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि संयुक्त स्टॉक कंपनी का पंजीयन अनिवार्य होता है, कंपनीज एक्ट में इन्हें रजिस्टर्ड कराना जरूरी है। अगला प्रश्न है, निजी कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या क्या होती है? द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन द प्राइवेट कंपनी इज 7, 5, 3 या 2। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि निजी कंपनी में कम से कम 2 मेंबर होने जरूरी हैं। देखिए निजी कंपनी में 2 से लेकर 50 मेंबर तक हो सकते हैं, यानी प्राइवेट कंपनी में। और जो पब्लिक कंपनी होती है उसमें मिनिमम 7 मेंबर होते हैं और मैक्सिमम जो है अनलिमिटेड मेंबर हो सकते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे कोई लिमिट नहीं होती है मेंबर्स के मैक्सिमम संख्या की, जितने शेयर हैं उतने मेंबर हो सकते हैं इसमें। अगला प्रश्न देखिए, निजी कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ द मेंबर्स इन द प्राइवेट कंपनी इज 25, 200, 75 या 100। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 200। देखिए अभी मैंने गलती से साझेदारी वाली संख्या बता दी, 2 और 50। ठीक है, निजी कंपनी में 2 मेंबर कम से कम होना चाहिए और कंपनीज एक्ट 2013 में ये संख्या बढ़ा के 200 कर दी गई है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन द पब्लिक कंपनी इज 20, 30, 50 या अनलिमिटेड। तो अभी मैंने बताया है कि यहाँ पे मेंबर्स की संख्या पब्लिक कंपनी में अनलिमिटेड होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, एक निजी कंपनी अपने अंशों के हस्तांतरण पर लगाती है और प्राइवेट कंपनी इम्पोज कुछ प्रतिबंध, सम रिस्ट्रिक्शन, कोई प्रतिबंध नहीं, नो रिस्ट्रिक्शन, पूर्ण प्रतिबंध यानी कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए निजी कंपनी अपने अंशों के हस्तांतरण पे कुछ प्रतिबंध लगाती है, सम रिस्ट्रिक्शन लगाता है। फ्रीली ये ट्रांसफ़र नहीं हो सकते हैं इसके शेयर, जो प्रतिबंध लगाए गए हैं उसके अंतर्गत ही इन्हें ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इसके बाद है, संयुक्त पूंजी वाली कंपनी सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण कौन सा है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरिट ऑफ अ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इज सीमित दायित्व, लिमिटेड लाइबिलिटी, अंशों की हस्तांतरणीयता, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर, विस्तार क्षेत्र यानी एक्सटेंशन एरिया, या कम अधिनियम द्वारा स्थापना, एस्टेब्लिश्ड बाई एन एक्ट। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कंपनी का सबसे बड़ा जो गुण है वो है सीमित दायित्व, लिमिटेड लाइबिलिटी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। इसके बाद है, सहकारी समिति में सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या होती है? द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज 10, 20, 50 या असीमित, अनलिमिटेड। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि एक सहकारी समिति में भी मेंबर्स की संख्या असीमित हो सकती है, कोई निर्धारित सीमा नहीं है। हाँ, न्यूनतम सीमा 10 है, 10 से कम मेंबर होंगे तो सहकारी समिति नहीं बनेगी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, असीमित। इसके बाद है, सहकारी समिति में सदस्यों का दायित्व होता है। द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज सीमित अथवा असीमित यानी लिमिटेड एंड अनलिमिटेड, सीमित, लिमिटेड, असीमित, अनलिमिटेड, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सहकारी समितियों में सदस्यों का दायित्व सीमित भी होता है और असीमित भी होता है। अगला प्रश्न है, सहकारी समिति का जीवन, लाइफ ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी, किसी सदस्य की मृत्यु से प्रभावित होता है। इज अफेक्टेड बाय द डेथ ऑफ द मेंबर, किसी सदस्य के दिवालिया होने से प्रभावित होता है। इज अफेक्टेड बाय द बैंक्रप्सी ऑफ अ मेंबर, किसी सदस्य के अवकाश ग्रहण करने से प्रभावित होता है। इज अफेक्टेड बाय द रिटायरमेंट ऑफ अ मेंबर, या उपरोक्त में से किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होता है। इज नॉट अफेक्टेड बाय एनी ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि सहकारी समिति में कोई मेंबर मर जाए, कोई मेंबर दिवालिया हो जाए या अवकाश ग्रहण कर ले, इन सब से ये प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सहकारी संगठन का प्राथमिक उद्देश्य है। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज सेवा करना, टू सर्व, लाभ कमाना, टू अर्न प्रॉफिट,
अच्छी किस्म के माल का विक्रय करना, टू सेल गुड क्वालिटी गुड्स, या सहकारी सहायता का दुरुपयोग करना, टू मिसयूज द गवर्नमेंट असिस्टेंस। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सहकारी समिति का मुख्य उद्देश्य सेवा करना होता है, अपने मेंबर्स के हितों में वो काम करता है। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता सहकारी भंडार में व्यापार होता है। ट्रेड इन द कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर इज डन इन केवल नकद, कैश ओनली, केवल उधार, क्रेडिट ओनली, नकद व उधार दोनों, बोथ कैश एंड क्रेडिट, या गैर सदस्यों को नकद और सदस्यों को उधार की सुविधा, कैश टू द नॉन मेंबर एंड क्रेडिट फैसिलिटी टू द मेंबर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि उपभोक्ता सहकारी भंडार में केवल नकद व्यापार होता है, उधार व्यापार नहीं होता है। तो दोस्तों, आगे के प्रश्नों को देखने के पहले मैं एक बार याद दिला दूं कि व्यावसायिक संगठन के 3 और वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बाकी बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के सभी पेपर्स के लिए अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, और आप मेरे चैनल पे जाकर भी इसमें सर्च कर सकते हैं, तो आप उन सभी का लाभ उठाइए। अगला प्रश्न है, अल्फ्रेड वेबर का जन्म स्थान है। अल्फ्रेड वेबर्स प्लेस ऑफ बर्थ इज अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस या जर्मनी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अल्फ्रेड वेबर का जन्म स्थान जर्मनी है। अगला प्रश्न है, वेबर ने औद्योगिक स्थानीयकरण के कारणों को कितने भागों में बांटा है। वेबर डिवाइड द काज ऑफ द इंडस्ट्रियल लोकेशन इनटू पार्ट्स। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। वेबर ने औद्योगिक स्थानीयकरण के कारणों को 2 भागों में बांटा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। इसमें प्राथमिक और गौण कारण 2 तरीके के कारण बताए गए हैं। अगला प्रश्न है, मेरठ में चीनी उद्योग के स्थानीयकरण का प्रमुख कारण क्या है। द मेन रीजन फॉर लोकलाइजेशन ऑफ शुगर इंडस्ट्री इन मेरठ इज सस्ता श्रम, चीप लेबर, कच्चा माल, रॉ मटेरियल, सस्ता वित्त यानी चीप फाइनेंस, या बाजार। तो यहाँ पे देखिए, मेरठ में चीनी उद्योग ज़्यादा डेवलप हुआ है। इसका मेन रीज़न यही है कि मेरठ वाले एरिया में कच्चा माल आसानी से मिल जाता है, जिसे यूज किया जाता है चीनी बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अलीगढ़ में ताला उद्योग के स्थानीयकरण का प्राथमिक कारण क्या है। द प्राइमरी रीजन फॉर लोकलाइजेशन ऑफ द लॉक इंडस्ट्री इन अलीगढ़ इज कच्चा माल, रॉ मटेरियल, सस्ता वित्त, चीप फाइनेंस, कुशल एवं सस्ता श्रम, स्किल्ड एंड चीप लेबर, या सरकार की नीति, गवर्नमेंट पॉलिसी। तो यहाँ पे अलीगढ़ में ताला उद्योग गवर्नमेंट पॉलिसी की वजह से ज़्यादा डेवलप है। यहाँ पे गवर्नमेंट विशेष प्रकार की सुविधाएं प्रदान करती हैं ताला बनाने वाले उद्योगों को। अगला प्रश्न देखिए, मुंबई में सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण का प्राथमिक कारण क्या है। द प्राइमरी रीजन फॉर द लोकलाइजेशन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन मुंबई इज सस्ता श्रम, चीप लेबर, सस्ता वित्त, चीप फाइनेंस, नम जलवायु, ह्यूमिड क्लाइमेट, या सरकार की नीति, गवर्नमेंट पॉलिसी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कपड़ा बनाने के लिए जिस तरीके का वातावरण चाहिए वो वातावरण आपको मुंबई में आसानी से मिल जाता है, इसलिए सूती वस्त्र उद्योग मुंबई में ज़्यादा डेवलप हुआ है। अगला प्रश्न है, सार्जेंट फ्लोरेंस का औद्योगिकीकरण स्थानीयकरण के सिद्धांत आधारित हैं। सार्जेंट फ्लोरेंस थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन इज बेस्ड ऑन निगमन प्रणाली, इनकॉर्पोरेशन सिस्टम, आगमन प्रणाली, अराइवल सिस्टम, परंपरागत प्रणाली यानी ट्रेडिशनल सिस्टम, या वैज्ञानिक प्रणाली, साइंटिफिक सिस्टम। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आगमन प्रणाली यानी अराइवल सिस्टम। अगला प्रश्न देखते हैं, संयंत्र अभिन्यास एक प्रक्रिया है। प्लांट लेआउट इज अ प्रोसेस। गतिशील यानी मूविंग, निरंतर यानी कंटिन्यूअस, ए और बी दोनों यानी बोथ ए एंड बी, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द दीज। तो देखो, प्लांट लेआउट जो है एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो गतिशील होती है, यानी इसमें चेंजेज आते रहते हैं, और ये कंटिन्यूअस होता रहता है। ठीक है, लगातार इसमें परिवर्तन होता रहता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ए एंड बी बोथ। ठीक है। अगला प्रश्न है, संयंत्र अभिन्यास के उद्देश्य के अनुसार क्रेमार कर्म की मात्रा को करता है। अकॉर्डिंग टू द पर्पज ऑफ प्लांट लेआउट परफॉर्म्स द क्वांटिटी ऑफ वर्क, न्यूनतम, मिनिमम, अधिकतम, मैक्सिमम,
सर्वोत्तम यानी बेस्ट, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो प्लांट लेआउट का मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि उसमें जो श्रम की मात्रा है, जो मेहनत है, वो न्यूनतम की जा सके, यानी आसानी से काम को आगे बढ़ाया जा सके। इस तरीके से प्लांट लेआउट किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्पादन की दृष्टि से उत्पादन की विधियां होती हैं। देयर आर मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम द पॉइंट व्यू ऑफ द प्रोडक्शन। 1, 1, 2, 2, 3, 3 या 4, 4। तो देखो उत्पादन की दृष्टि से उत्पादन की 3 विधियां हो सकती हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। एक तो रेखीय विधि होती है जिसमें इनपुट डाला जाता है, आउटपुट निकल के आ जाता है एक सिंपल प्रोसेस के माध्यम से। दूसरी विधि होती है जिसमें कई प्रोसेस एक के बाद एक होते हैं। पहला प्रोसेस हुआ, फिर दूसरा प्रोसेस हुआ, फिर तीसरा प्रोसेस हुआ, तब जाकर फाइनल प्रोडक्ट हमारे सामने आता है। ठीक है। और तीसरी विधि होती है, कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे उत्पादन को उसी स्थान पे करना होता है जहाँ पे उस चीज़ को यूज करना है। ठीक है। अगला प्रश्न है, अभिन्यास की प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? सिस्टम ऑफ द लेआउट ऑन विच प्रिंसिपल? अनुरक्षण, मेंटेनेंस, विशिष्टीकरण, स्पेसिफिकेशन, मिश्रित, मिक्स्ड, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द दीज। तो देखो प्लांट लेआउट प्रणाली जो है विशिष्टीकरण के सिद्धांत को पालन करती है, यानी एक प्रकार की क्रियाओं के लिए एक जगह हो, एक ग्रुप ऑफ पर्सन हो जो उन क्रियाओं को करें, इसी को कहा जाता है विशिष्टीकरण। अगला प्रश्न है, अभिन्यास की योजना बड़े बड़े भागों को निर्माण करने के लिए उपयुक्त है। द लेआउट प्लान इज सुटेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग लार्ज पार्ट, यानी जहाँ पे लार्ज पार्ट मैन्युफैक्चर करना है वहाँ के लिए कौन सा लेआउट प्लान जो है वो ज़्यादा सुटेबल है? मिक्स्ड यानी मिश्रित, फंक्शनल यानी क्रियात्मक, स्टेबल यानी स्थिर, या लाइन यानी रेखा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जब बड़े पार्ट का निर्माण करना होता है तो स्थिर प्लांट लेआउट यानी स्टेबल प्लांट लेआउट ज़्यादा उपयोगी होता है। अगला प्रश्न देखिए, अनुकूलतम आकार से आशय ऐसे आकार से है जो ऑप्टिमम साइज रेफर टू द साइज विच अधिकतम लाभ कमाता हो, अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट, अधिकतम व्ययी हो, हैज मैक्सिमम एक्सपेंडिचर, अधिक विक्रय करता हो, सेल्स मोर, या अधिक उत्पादन करता हो, प्रोड्यूस द मैक्सिमम। तो देखो अनुकूलतम आकार यानी ऑप्टिमम साइज ऑफ प्लांट किसे माना जाएगा? जो मैक्सिमम उत्पादन करता हो। ठीक है, यानी संसाधनों के इन्वॉल्वमेंट की तुलना में उत्पादन जो मैक्सिमम करेगा, जो मैक्सिमम प्रोडक्शन रेट देगा, वो अनुकूलतम आकार माना जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रतिनिधि फर्म का आकार बढ़ाया जा सकता है, घटाया जा सकता है, सदैव समान रहता है, या इनमें से कोई नहीं? द साइज ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फर्म कैन बी डिक्रीज्ड, कैन बी इंक्रीज्ड, इज ऑलवेज सेम, या नन ऑफ दीज। तो देखो प्रतिनिधि फर्म का आकार जो है ना ये हमेशा समान रहता है, सदैव समान रहता है। ठीक है ना। द साइज ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फर्म इज ऑलवेज सेम। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साम्य फर्म का प्रतिपादन किसने किया था? इक्विलिब्रियम फर्म हैज बीन प्रेजेंटेड बाई पीगू, मार्शल, रॉबिन्सन, या फिर जेके मेहता। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। साम्य फर्म यानी कि इक्विलिब्रियम फर्म का जो सिद्धांत है वो पीगू ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अनुकूलतम आकार क्या है? ऑप्टिमम साइज इज अस्थाई, अस्थाई, सामान्य, या इनमें से कोई नहीं? तो देखो अनुकूलतम आकार जो है ये अस्थाई होता है, यानी टेम्पोरी होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रतिनिधि फर्म का जीवन होता है। द लाइफ ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फर्म इज लॉन्ग यानी लंबा, स्मॉल छोटा, नॉर्मल सामान्य, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं? तो प्रतिनिधि फर्म जो होती है रिप्रेजेंटेटिव फर्म, उसका जीवन लंबा होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। प्रतिनिधि फर्म से मतलब ये है कि ऐसी फर्म जो उस तरीके के उद्योग का प्रतिनिधित्व करती हो, यानी जो ऑप्टिमम तरीके से काम कर रही है और जिसका जीवन काफ़ी लंबे समय तक स्थिर रूप से चलने वाला है, उसे प्रतिनिधि फर्म माना गया है। अगला प्रश्न है, प्रतिनिधि फर्म का प्रतिपादन किया है। द रिप्रेजेंटेटिव फर्म इज आइडियोलॉजी बाई रॉबिन्सन्स, मार्शल, पीगू, या ए एन अग्रवाल।
तो यहाँ पे देखो प्रतिनिधि फर्म का कॉन्सेप्ट जो है ये मार्शल ने दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, उत्पादक संघ की जन्मभूमि है। द बर्थ प्लेस ऑफ कार्टेल्स इज जर्मनी, अमेरिका, फ्रांस या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उत्पादक संघ जो है ये जर्मनी में सबसे पहले डेवलप हुए थे और इसे इनका बर्थ प्लेस माना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रन्यास की जन्मभूमि है। द बर्थ प्लेस ऑफ ट्रस्ट इज जर्मनी, अमेरिका, इंग्लैंड या इनमें से कोई नहीं। तो ट्रस्ट का सबसे पहले डेवलपमेंट अमेरिका में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, संघ की जन्मभूमि है। द बर्थ प्लेस ऑफ फेडरेशन इज भारत यानी इंडिया, जर्मनी, अमेरिका या इनमें से कोई नहीं। तो फेडरेशन जो है ये भी अमेरिका में ही सबसे पहले डेवलप हुए थे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, व्यापारिक पार्षद संगठन है। एसोसिएशन ऑफ बिजनेस काउंसिलर्स आर लाभकारी यानी प्रॉफिटेबल, अलाभकारी यानी नॉन प्रॉफिट, मिश्रित यानी मिक्स्ड या इनमें से कोई नहीं। तो देखो एसोसिएशन ऑफ बिजनेस काउंसिलर जो है एक अलाभकारी संगठन है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनौपचारिक संगठन स्थापित होते हैं। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आर इस्टेब्लिश्ड ऑन नैतिक आधार पर, मोरल ग्राउंड, अनैतिक आधार पे, इमोरल ग्राउंड, सहकारिता के आधार पे यानी कोऑपरेटिव या इनमें से कोई नहीं। तो देखो अनौपचारिक संगठन जो हैं ये नैतिकता के आधार पर स्थापित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, कौन संघारी कंपनी का जन्म स्थान है। विच इज द बर्थ प्लेस ऑफ होल्डिंग कंपनी। भारत यानी इंडिया, अमेरिका, जर्मनी या इनमें से कोई नहीं। तो देखो होल्डिंग कंपनी जो है ये भी सबसे पहले अमेरिका में जन्म ली थी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संघारी कंपनी का अस्तित्व होता है वैधानिक, ऐच्छिक, अवैधानिक या इनमें से कोई नहीं। द होल्डिंग कंपनी इज स्टेट्यूटरी, इलेक्टिव, इनलीगल या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। होल्डिंग कंपनी जो है स्टेट्यूटरी होती हैं यानी वैधानिक होती हैं, कानून द्वारा स्थापित होती हैं। अगला प्रश्न है, सम्मिश्रण का मूलभूत उद्देश्य क्या होता है। व्हाट इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्लेंडिंग इज। यहाँ इंग्लिश ब्लेंडिंग दिया है लेकिन ये वास्तव में बिजनेस कॉम्बिनेशन की बात हो रही है। तो व्हाट इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया है ए मितव्ययता यानी इकनॉमी, एकाधिकार यानी मोनोपोली, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज या ये सभी, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, एकाधिकार। अगला प्रश्न देखिए, भारत सरकार की नीति है इज द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया व्यावसायिक संयोजनों के विपक्ष में, अगेंस्ट बिजनेस कॉम्बिनेशंस, व्यावसायिक संयोजनों के पक्ष में, इन फेवर ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशंस, निष्पक्ष यानी फेयर या उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। भारत सरकार की नीति ये है कि व्यावसायिक संयोजनों के विपक्ष में ये होती है, अगेंस्ट बिजनेस कॉम्बिनेशन। हालांकि इधर के कुछ वर्षों में भारत सरकार की नीति में परिवर्तन आया है। कई सारी छोटी और मध्यम कंपनियों को मिलाकर एक बड़ी संस्था, मजबूत संस्था बनाने की ओर सरकार बढ़ चुकी है। अगला प्रश्न है, संघों का अमेरिका में उदय हुआ था। एसोसिएशन ओरिजिनेटेड इन द अमेरिका इन 1714 में, 1814 में, 1914 में या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 1814 में यानी 1840 में अमेरिका में संघों का उदय हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, विवेकीकरण का जन्म स्थान है। द बर्थ प्लेस ऑफ रैशनलाइजेशन इज भारत, जर्मनी, अमेरिका या ऑल ऑफ दीज। तो रैशनलाइजेशन यानी विवेकीकरण का जन्म जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। ये सब औद्योगिक क्रांति के समय की बात है। औद्योगिक क्रांति के समय अमेरिका और यूरोप, इन्हीं दो जगहों पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सबसे पहले चालू हुआ था। तो इन्हीं सब जगहों पे ये सब इंडस्ट्रियल संघों का, इंडस्ट्रियल मेथड्स का डेवलपमेंट हुआ था। अगला प्रश्न है, विवेकीकरण में उत्पादकता और उत्पादन दोनों में होती है। इन रैशनलाइजेशन बोथ प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन आर कमी, डिमनेस, वृद्धि, ग्रो, कोई प्रभाव नहीं, नो इफेक्ट या ये सभी। तो देखो विवेकीकरण में उत्पादकता और उत्पादन दोनों में वृद्धि होती है। उत्पादकता का मतलब क्या है,
प्रोडक्टिविटी, यानी उतने ही संसाधन में हम ज़्यादा उत्पादन कर पा रहे हैं, उतने ही समय में हम ज़्यादा उत्पादन कर पा रहे हैं। और उत्पादन का मतलब है ओवरऑल टोटल प्रोडक्शन की बात, दोनों में वृद्धि होती है। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक प्रबंध की तुलना में विवेकीकरण है व्यापक, संकुचित, इन दोनों में कोई नहीं, या ये सभी। रैशनलाइजेशन इन कंपेरिजन टू द साइंटिफिक मैनेजमेंट इज कंप्रिहेंसिव, नैरो, नन ऑफ दीज, या ऑल ऑफ दीज। तो देखो, विवेकीकरण एक व्यापक प्रक्रिया है, यानी इसमें कई सारी चीज़ें शामिल होती हैं, और इसी में से एक प्रक्रिया है वो है साइंटिफिक मैनेजमेंट, यानी रैशनलाइजेशन जो है ब्रॉड है और इसका एक पार्ट है साइंटिफिक मैनेजमेंट। अगला प्रश्न है, स्वामियों का दृष्टिकोण विवेकीकरण के प्रति है सहानुभूतिपूर्ण, विरोधी, अभिप्रेरक, या ये सभी। ओनर्स अप्रोच टू द रैशनलाइजेशन इज सिंपैथिक, ओपोनेंट, मोटिवेशनल, या ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे सिंपैथिक आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी स्वामी जो है मीडियम में रहते हैं, ना बहुत ज़्यादा प्रेरित हैं इस काम के लिए और ना बहुत ज़्यादा इसका विरोध करते हैं, सहानुभूतिपूर्ण तरीके से इसके बारे में विचार करते हैं और डिसीजन लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के उद्योगों के लिए विवेकीकरण आवश्यक है, अनावश्यक है, भार है, या ये सभी। रैशनलाइजेशन फॉर द इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया इज नेसेसरी, अननेसेसरी, और बर्डन, या ऑल ऑफ दीज। तो देखो भाई, भारत में रैशनलाइजेशन जो है आवश्यक माना गया है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, विवेकीकरण में सामाजिक पहलू निहित नहीं है, निहित है, कोई संबंध ही नहीं है, या ये सभी। सोशल एक्सपेक्ट ऑफ रैशनलाइजेशन इज नॉट इनहेरेंट, इम्प्लिसिट, नॉट रिलेटेड, या ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, निहित है, यानी जब विवेकीकरण की बात आती है तो उसमें सामाजिक पहलू को भी शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न है, शुरू में विवेकीकरण के कारण बेरोजगारी बढ़ती है, रोजगार में वृद्धि होती है, श्रमिकों की छटनी होती है, या ये सभी। ड्यू टू रैशनलाइजेशन इन द बिगनिंग अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेज, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेज, वर्कर्स आर लेड ऑफ, या ऑल ऑफ दीज। तो देखिए, जब भी विवेकीकरण चालू किया जाता है तो शुरुआती दिनों में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, बेरोजगारी बढ़ती है, क्योंकि इसमें संसाधनों का सबसे बेहतर प्रयोग करने का प्रयास किया जाता है, नई मशीनें लगाई जाती हैं, नई प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं, तो उसमें कई बार मशीनीकरण करने की वजह से बेरोजगारी बढ़ती है। साथ ही जो नए टेक्निक को समझ पाते हैं वो काम पे रह पाते हैं, जो लोग नई टेक्निक को नहीं जान पाते हैं उनको नौकरी छोड़ना पड़ जाता है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार की नीति विवेकीकरण के प्रति है विरोध में, पक्ष में, निष्पक्ष, या ये सभी। द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज अगेंस्ट रैशनलाइजेशन, इन फेवर ऑफ रैशनलाइजेशन, फेयर, या ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, भारत सरकार जो है रैशनलाइजेशन के फेवर में रहती है, यानी पक्ष में रहती है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल पाए। गुड डे टू ऑल ऑफ यू।